दोस्तों, अब उम्मीद है कि हम लाइव हो पाएंगे। अब बस ये आखिरी कोशिश करके देखते हैं। थोड़ी देर और इंतज़ार करिए, देखिए अली अकबर नातिक साहब की तरफ से क्या मैसेज आता है। तस्नीम आबदी जी, आदाब, बहुत शुक्रिया। आप हमारी चीज़ों को पसंद करती हैं। हम भी आपकी शायरी को खूब पढ़ते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। अली अकबर कहाँ हैं? असल में मसला ये है कि उन्हीं को तलाश कर रहे हैं पिछले आधे पौन घंटे से हम। वो लाइव तो हैं, हमारे साथ ही हैं, लेकिन बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो पा रही है कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनका कुछ है। कोशिश करते हैं, उम्मीद है कि ये अप्रूव हो। नातिक भाई, अब देखिए यहाँ से तो अप्रूव हो गए हैं आप। हाँ नातिक भाई, लगता हाँ है जी, कि आप आ गए हैं। लगता है कि आप आ गए हैं। आ कुछ गए वक्त का जनाब। खुदा खुदा करके। देख लीजिए, आ गए। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है। और नातिक भाई, बहुत से लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वो बिल्कुल पहुंच रही है। ये इसका कारनामा है सारा। ये बच्चा हाँ उधर हो गया। दरअसल ये हैं हमारे दोस्त अली अकबर नातिक जी, जिनकी शायरी को, जिनकी कहानियों को, जिनके नावल को हम पढ़ते हैं। अली अकबर नातिक का शुमार हमारे उन अदीबों में होता है जिन्हें बहुत कम अरसे में बहुत शोहरत मिली। एक तरफ अवाम ने उन्हें बहुत सराहा, तो दूसरी तरफ हवास ने उनकी तहरीरों को खूब पसंद किया। हिंदुस्तान में शमसुर रहमान फारूकी, शमीम हनफी, पाकिस्तान में किशवर नाहिद, इंतजार हुसैन, इफ्तिखार आरिफ, सलाउद्दीन दरवेश, ये उनकी तहरीरों के दीवाने हैं। लेकिन साथ ही साथ अली अकबर नातिक को तनकीद का भी निशाना बनना पड़ता है। वो हर तख्लीकार के साथ होता है। उससे अली अकबर नातिक भी घबराते नहीं हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग कभी कभी हमें डर लगता है और हम बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं अपने दोस्त को लेके। नातिक साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? तो नातिक साहब, आपसे मेरा पहला सवाल। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ नातिक भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपको पसंद करने वाले लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों पे अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं, जो आपकी तहरीरों जी को जी उर्दू में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं तर्जुमा, हिंदी में पढ़ते हैं तर्जुमा, क्योंकि आपकी किताबें अंग्रेजी और हिंदी में भी शाया हो चुकी हैं। लेकिन जी। एक और अली अकबर नातिक है जो फेसबुक पे हमें दिखता है। सियासतदानों से, सहाफियों से, दानिशवरों से और अदीबों से आप इस कदर खफा क्यों हैं? इस कदर गुस्से में क्यों रहते हैं आप? ये तुमरुद भाई, आपने बहुत मुश्किल भी और आसान भी सवाल पूछ लिया है। तो मैं आपसे इस बारे में क्या कहूं कि असल में मैं एक देहाती आदमी हूं। और देहाती आदमी ऐसा हूं कि जिसने कभी घर में भी ऐसा कोई माहौल देखा है कि जहां झूठ और दो नंबरी और फ्रॉड और इस किस्म की बात कभी नहीं थी। और जिस चीज का पता होता था वो कह देते थे कि हाँ ये ऐसे है, और जिसका पता नहीं होता था वो कह देते थे कि भाई नहीं पता। लेकिन यहाँ पे मैं बचपन में जब पढ़ा करता था बहुत बड़े बड़े अदीबों को और उनकी नस्ल को, शायरी को, तो मेरे लिए अदीब और शायर
एक करीब करीब पैगंबर के दर्जे पे चला जाता था। और मैं समझता था कि ये लोग ऐसे हैं कि ये दुनिया के एक अनोखे और दिल के खालिस लोग होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब मैं दाखिल हुआ इनके दरमियान, इनकी फितरतों के दरमियान और इनकी आदात व खसाल को मैंने देखा, तो मेरे अंदर एक शदीद किस्म का वो आप समझ लें कि एक बागी इनके मुतल्लिक पैदा हो गया कि मैं जो चीज़ किताब में पढ़ता था वो इनकी सेहत के मुतल्लिक बिल्कुल नातिक भाई थोड़ा कैमरे के सामने समझ आइए, नहीं आ आप रही। अपने कैमरे के सामने। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। जी 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 जी। तो असल में हुआ ये कि मुझे इनके झूठ और फ्रॉड और दो नंबर किस्म के जो फैसले हैं, जो बातें हैं, इनकी आपस में तासुबात हैं, इनके अदीबों के यहाँ जो नजरिए हैं एक दूसरे को नवाजने के और एक दूसरे की मुखालफत के, वो कहीं आम आदमी से भी बहुत ज्यादा है। जी यानी आम आदमी के अंदर जो एक बिजनेसमैन होता है, फर्ज की आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हुए, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो बेईमानी करता है, मुनाफकत करता है, एक बिजनेसमैन जो कुछ छुपाता है और जो जाहिर करता है, एंड वही चीज मुझे इन अदीबों में नजर आई। तो फिर मुझे वो बहुत शदीद धचका लगा। उसी वजह से मेरे ख्याल में मेरे मेरे जज्बात जो हैं वो मजरू होने की वजह से ये सारा काम हुआ है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और जी नातिक साहब, चूंकि बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं, आपको देखना चाहते थे, आपको सुनना चाहते थे। एक गुलजीन साहिबा हैं, वो आपसे ये पूछ रही, चूंकि सवाल भी साथ साथ आ रहे हैं। लियाकत जाफरी साहब सलाम अर्ज कर रहे हैं। लियाकत सर आपको सलाम। अली लियाकत अकबर साहब नातिक को मेरा साहब। बहुत सलाम कहिए, अ, मेरे ये बहुत ही दोस्त। जी, तो नातिक साहब एक खातून है, वो बहुत आपसे ये जानना चाह रही हैं कि आपके यहाँ अदब को परखने का मयार क्या है। आप किस तरह कह सकते हैं कि ये अच्छा अदब है, ये बड़ा अदब है और ये कमजोर है, उसकी पहचान जी कैसे हो। देखिए, मैं रात हम दोस्त दो चार बैठे रहे हैं और हम इसी पर बात करते रहे हैं। जी असल में जिन्होंने अदब को पढ़ा है, जिन्होंने क्लासिक्स को पढ़ा है, जिन्होंने नसर अच्छी नसर पढ़ी है, जो जानते हैं कि उर्दू क्या होती है, नसर क्या होती है, खालिस अदब क्या होता है, वो ही उस पे फैसला कर सकते हैं। मसलन जब तक एक मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, जब तक कोई शख्स वो मौलवी आजाद की नसर नहीं पड़ेगा, फरतुल्लाह बेग की नसर नहीं पड़ेगा, रतननाथ सरशार की नसर नहीं पड़ेगा, और इसी तरह से बहुत से क्लासिक अदीब हैं जिनकी नसर पढ़ के हम जवान हुए हैं और इस एज को पहुंचे हैं, जब तक हम वो खालिस अदब नहीं पढ़ते तो हमें नहीं पता चलता कि असल चीज क्या है और नकल क्या है। जी हमारे यहाँ अक्सर यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर जो हैं वो सिलेबस में दो चार सवालात नोट्स पढ़ के उनका वो पास होते हैं और वो लेक्चरर लग जाते हैं। फिर जब मेरे जैसा आदमी कोई आता है और उन्हें रद्द करता है तो फिर उन्हें तकलीफ होती है कि नाटक जो है वो आप पढ़ें। कम से कम मैंने लिस्टें बना के देता रहा हूँ, फेसबुक पे लगाता रहा हूँ कि ये किताबें आपको पढ़नी चाहिए, हर सूरत पढ़नी चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं, जब तक आप कुरान हिफ्ज नहीं कर लेते, नहीं पढ़ते, आप कारी नहीं करवा सकते, आप हाफिज नहीं कहलवा सकते। हमारे यहाँ ये है कि उर्दू अदब पढ़े बगैर हम अदीब हैं, पढ़े बगैर हम शायर हैं। मीर को पढ़े बगैर, अनीस को और गालिब को पढ़े बगैर हम शायर हैं। माहिर तो गालिबियात हमें हैं, गालिब को कुछ पढ़े बगैर। जी जी मैंने कहा माहिर गालिबियात हैं, लेकिन गालिब को पढ़ा नहीं है। हाँ, वो यही तो बात मैं कह रहा हूँ, उनको जी जी, पढ़े वही वही बगैर वही वो वही सारी चीजें मैं भी उनके अर्ज अंदर कर रहा हूँ। मौजूद हैं। जी जी असल में कुछ लोग ना अदब में चोर दरवाजे से अंदर घुस आए हैं, और वो ये समझते हैं, अगर जो हमारे माजरत के साथ कुछ हमारे टीचर भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं। असल में मसला ये हुआ है नातिक भाई के, जो आदमी सिलेबस में उमराव जान अदा पढ़ाता है अपने 30-35 साल जिंदगी में, वो ये समझता है कि मैं नॉवेल पे बात कर सकता हूँ, एक्सपर्ट हो गया हूँ। तो जामियात का मसला तो अजीबो गरीब है, क्योंकि वो उनका काम सिलेबस पढ़ाना है, अदब पढ़ाना वैसे भी नहीं है, और जब पढ़ाना नहीं है तो वो लोग पढ़ते भी नहीं है। लेकिन नातिक साहब, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि जब शमसुर रहमान फारूकी ने
आपको मीरा जी के खानवादे का शायर कहा तो आपको कैसा लगा? देखिए, फारूकी साहब एक बड़े आदमी हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि उन्होंने मेरी जब किताब बेयकीन बस्तियों में देखी, उसे पढ़ी, उस पर लिखा, जी तो उस बेयकीन बस्तियों की किताब में एक ऐसा अबहाम मौजूद था, चूंकि वो मेरी पहली किताब थी और मैं वो जो कुछ भी देख रहा था, मैं उसे उसी तरीके से बयान करने की कोशिश कर रहा था जो मेरे नजरियात थे, जो जमालियात थी। तो उसके अंदर वो मीरा जी की एक खाम ऐसी आप समझ लें कि वो आर्ट खाम हालत में, वो आर्ट अबहाम की शक्ल में कुछ दर्जे तक मौजूद था, जो शायद मेरी बाद की किताबों में याकूत के वर्क और सुरमंडल के राजे में नहीं है। तो वहां पे वो बातें खुली हैं थोड़ी सी। तो उस अबहाम की जो एक कायनात के मुतल्लक एक हल्का अबहाम मौजूद है, बहुत बड़ा, वो उस आर्ट के बीच में मौजूद था, जिसे फारूकी साहब ने वाकई अपने अंदाजे से सही वो उसको लिया। लेकिन बाद में जब मेरी शायरी जब एक नए तर्ज में आई, तो वो मैंने अबहाम को खोला, थोड़ा सा उन चीजों को मैंने खोल के बयान किया। तो वो आप ये समझ लें कि वो फिर उस बाद की शायरी को हम वो नहीं कह सकते, अच्छा, मेरा जहां तक तो ख्याल है, और गोया वो गोया आपके आप पास आप मौजूद। आपका पहला मजमुआ ही इस तरह का था कि जिसपे शमसुर रहमान फारूकी साहब ने ये कहा कि आप मीरा जी की तर्ज के शायर हैं, या मीरा जी के बाद एक बड़ा नाम, उस प्रोग्राम में तो मैं भी था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें शमसुर रहमान फारूकी ने ये कहा था कि मीरा जी के बाद अगर आपको नज्म पढ़नी है तो वो अली अकबर नातिक को पढ़िए। तो जैसे आप गोया ये फरमा रहे हैं कि उसके बाद आप मीरा जी से भी 2 कदम आगे चले गए। देखिए, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैंने अपनी हद तक ये कोशिश की है। आप मुगल साहब, मेरे मुंह से ना कहलवाइए कि कल को मुझ पे फतवे शुरू हो, जी लेकिन मैं ये नहीं, कहना जरूर चाहूंगा जी 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 कि देखिए, जब मीरा जी का नाम उन्होंने लिया था, आपको ये भी पता था कि वो मीरा जी को मजीद अमजद, फैज साहब, राशिद और इन सबसे बड़ा शायर वो कहते हैं कि ये उन सबसे बड़ा शायर है, और ये नाटक उस सफ में शामिल हुआ। तो अगर मैंने कुछ चीजें लिखी थी, तो वो मैंने राशिद और फैज साहब और मजीद अमजद, अख्तरुल इमाम जी सबको पढ़ के मैंने अपनी नज्म का एक रास्ता मुतय्यन किया था। जी तो आज भी मैं बेयकीन बस्तियों के जैसी किताबें लिख सकता हूँ, जाहिर है वो मेरी अपनी काविश। और अगर मैंने कोई रास्ता एक और तरीके से उससे एक नई तरफ लेके गया हूँ, और फिर वो सुरमंडल में एक और याकूत से भी एक और तरह का रास्ता उसमें अपनाया है, तो ये आपको फैसला खुद करना है। जी ये फैसला एक अच्छे कारीन को करना है कि नाटक मीरा जी से आगे गया है या मीरा जी से पीछे आया है। अब वो आपको पता है, खूब पता है, और मैं जब बात करूंगा तो उसको लोग तो आपको पता जी है वो क्या कहेंगे। जी अब ये नातिक साहब, फैसला असल दलेरी से आप खुद भी तो जी करें जी ना। जी जी आप ये बातें मेरे मुंह से निकलवाने की बजाय खुद अपने मुंह से तो कभी निकाले ना जुमले के ये क्या है। अब हाँ, ये भी होता सही यह है कि है। नाटक बहुत दलेर है, नाटक बहुत बेबाक है, बात करता है, डरता नहीं है, ये वो, इसी में मुझे जूते पड़वाते हैं आप थोड़ा सा कभी ये बात खुद करके एक दफा देखें, फिर पता चले कि आप क्या फैसले देते हैं दोस्त, नज्म को समझने वाले। जी नातिक साहब, असल में ये जब हम शुरुआत कर रहे थे इस फेसबुक लाइव की, तो हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब तलाशने लगे कि किस शख्स से इस इंटरव्यू का आगाज किया जाए, तो हमने इब्तदा आपसे इसीलिए की है कि आप हमारी फिक्शन का और ख़ास तौर से हमारी शायरी में नज्म का इस वक्त बहुत अहम नाम है। अब सबसे बड़ा मैं अपनी जगह तो समझता हूँ, लेकिन अगर कहूँगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और आज के इंटरव्यू में उस तरह की बातें हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे एहसास है कि एक इंटरव्यू मैंने रेख्ता के लिए आपका पहले किया था, और मुझे बहुत अफसोस है कि उस इंटरव्यू को एडिट करके उसकी कुछ चीज़ें निकाली गई, पूरा इंटरव्यू नहीं दिखाया गया। बहुत सारे लोगों ने, हमारे पाकिस्तान के दोस्तों ने उसे एडिट किया, और एडिट करने के बाद उसको दिखाया। हालांकि वो इंटरव्यू पूरा सुनने का है, पूरा सुनने के बाद आप किसी नतीजे पे निकलिए। आप सिर्फ एक सवाल के जवाब को लेके
तो आज हम उस तरह की बातें नहीं करेंगे नातिक साहब जिससे आपको परेशानी हो या मुझे परेशानी हो। लेकिन नातिक साहब आपकी हम शायरी भी पढ़ते हैं और फिक्शन भी। नौलखी कोठी अभी आपका नॉवेल आया है, आपकी चीजें अंग्रेजी में भी तर्जुमा हुई हैं, ऑक्सफर्ड ने आपकी किताब छापी है, आपकी चीजें हिंदी में भी तर्जुमा हुई हैं, हिंदी में हिंदुस्तान में छप रही हैं आपकी किताबें। लेकिन अली अकबर नातिक, ये सवाल मैंने पहले भी किया है, अली अकबर नातिक अपने आप को क्या समझता है? शायर, फिक्शन निगार या नक्काद? देखिए, नक्काद को तो एक तरफ रखिए ना। अभी हमारे यहाँ बड़े बड़े वो फौज जुमैर नक्काद पड़े हैं, वो अपने आप को क्या समझते हैं। फारूकी के बाद तो मैं कोई इतना अहम नाम नहीं देखता कि वो इस तरीके से आ जाए। हाँ, एक दो लड़के आ रहे हैं और उनमें से मैं ये जरूर कहूंगा कि एक हमारे यहाँ एक लड़का है, वो अरसलान राठौर है। वो बहुत चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। अभी जीसी में है, 20-25 साल की एज का है वो लड़का। लेकिन इसके अलावा मैं कोई नक्काद को, जब तक नक्काद खुद तख्लीकार नहीं होता या उसकी तख्लीक जो है वो फारूकी साहब की तख्लीकात की तरह अपना आप मनवा नहीं लेती, मैं सच बात ये है कि मैं उसे नक्काद मानने से, अदबी नक्काद मानने से मैं हिचकिचाहट महसूस करूँ। अब रही बात मेरे शायर होने की और नसर नगार होने की, तो जहाँ तक मेरे फिक्शन का ताल्लुक है उसमें आपको ये भी पता है कि मेरी फिक्शन से हट के जो नसर है उसका वो भी मेरे पास 600-700 सफ़हात हो चुके हैं और उनकी नसर की अदबी चाशनी के मुतल्लिक भी आप खूब जानते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक ये ज़रूर कहूँगा, अभी मेरी किताब शायरी की गज़ल की आने वाली है, 50-60 गज़लें हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने आप में, अव्वल तो ये बात क्लियर मैं कह देता हूँ कि इस वक्त नसर में मैं अपने आप से बड़ा किसी को नहीं समझता। ये अच्छा। बात बिल्कुल दो टोक आपको मैं बता रहा हूँ। 2-4 अफसानागार हैं, जैसे सैयद गुलजार हसनैन हैं और एक दोस्त, दो चार और दोस्त हैं, वो हैं अफसाने में लिखने। अब रही बात ये कि मैं अपने ही से अगर मुकाबला करूं कि मेरी शायरी और नसर में, तो वो मैं अपने आप को शायर बड़ा समझता हूं बतौर नसरनगार से। वो इस बात पर कि मैं ये समझता हूं कि मेरी नसर इस जमाने की बात नहीं कर रहा। नसर में चंद वो ऐसे आदमी हैं, मसलन जैसे फरतुल्लाह बेग है और मौलवी आज़ाद साहब हैं और रतन नासर शाह हैं। मैं अगर अपने आप को नसर में जो बड़े आदमी समझता हूँ, मुझसे बड़े आदमी जो हैं नसर में, मैं इन 3 को समझता हूँ। उसके बाद आ जाती है शायरी। तो शायरी में नज़्म आपके सामने है, उसका आप खुद फैसला कर लीजिएगा। नसर को, अपनी नज़्म को मैं या शायरी को मैं अपनी नसर से बड़ा समझता हूँ और उसके लिए समझने में अभी बहुत से दोस्तों को वक़्त चाहिए और वो मुझे अफ़सोस है, बहुत अफ़सोस है कि दोस्तों ने मेरी नज़्म को समझने में कोई कदो-काविश नहीं की, कोई मेहनत नहीं की और ये आप लोगों को चाहिए था कि उसको समझने के लिए कुछ तहकीक की जाती। उस आप देखिए कितने बड़े बहुत पूरी किताबें लिख दी गई, लेकिन हर दौर में ये हुआ कि जब भी वो अपने दौर में उसको नज़्म नगार किसी को कहते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ये कलकलौंडा है, इसे क्या पता है, इसे क्या खबर है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि 26 साल की एज तक मीरा जी सब कुछ लिख के फौत हो जाता है। तो अली अकबर नाटक क्यों नहीं ऐसे 35 साल की एज में भी क्यों नहीं लिख सका या 40 साल की एज में भी ये ऐसा क्यों नहीं लिख सकता? उस पर ये, उसकी वजह ये है कि हमारे नक्काद जो है वो बिल्कुल नज़्म को नहीं समझते। वो अपने साख्तियात जैसी लानतियात में पड़े हुए हैं, उनको नहीं पता कि अदब और ये मुआशरा कहाँ जा रहा है, आर्ट क्या है। अब देखें, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, अगरचे आपकी अशर नजमी साहब से लड़ाई चल रही है और मुझे खूब इसका अंदाज़ा है, लेकिन जब तक के हिंदुस्तान में मुझे कुछ असबात ने, मुझे ये तो बात क्लियर है कि उसने मुझे यहाँ से मुतारिफ करवाया और हिंदुस्तान में दोस्तों ने ज़्यादा मुझे एप्रिशिएट किया। उसकी वजह यह है कि मैं हिंदुस्तान में नहीं बैठा,
अगर खुदा न खास्ता मैं हिंदुस्तान में बैठा होता तो पाकिस्तान वाले मुझे मानते। रात अनीस अशफाक से यही बात हो रही, और हिंदुस्तान में मेरी वो वही रुसवाई होती जो पाकिस्तान में हो रही है। जब आप दूसरी सरहद के पार बैठे होते हैं तो तासुबात उतने नहीं होते, लेकिन अपने मुल्क में हमारे जो है मुख्तलिफ अदारों के चेयरमैन जो बैठे हुए हैं, वो कब मानने के लिए तैयार होंगे कि एक कल का लड़का एक देहात से आया हुआ, वो उसको हम लिफ्ट करा दें। तो लेकिन मैं शायद नातिक खुद को बड़ा समझता हूँ। ऐसा है कि हिंदुस्तान में आपको मुतारिफ करवाने या ये कहना कि किसी एक शख्स ने आपको हिंदुस्तान में मुतारिफ करवाया, ये तो बहुत गलत होगा, क्योंकि जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं वो बेचारा खुद ही पिछले 5-8 साल से इस तरफ आया, वो अचानक आए हैं, वो एक लंबी कहानी है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम इस बहस में नहीं पड़ते, ये सरेराह गुफ्तगू थी। ये हमारे दोस्त हैं हम्माद नियाजी साहब, ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि नातिक भाई से पूछिए कि जदीद उर्दू नज्म और जो आजकल लिखी जा रही है उसका कौन सा ऐसा रुझान है जिसे वो फर्दा में जाता हुआ देखते हैं। ये हम्माद नियाजी साहब पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, जदीद उर्दू नज्म, बात यह है कि जब आप यूरोप की तर्ज पे लिखने की कोशिश करेंगे या आप नई थ्योरियां लेके आएंगे जो कि यूरोप में उन्होंने पांव तले रौंद के खत्म भी करके आप सीधी और सलासत में आ चुके हैं, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपकी जमालियात हमेशा अलग रहेगी। हम्माद नियाजी साहब से कहिए कि वो जब तक यहाँ की मौसीकी, यहाँ की मशरकी रवायत, मशरकी तहजीब के अंदर वो बिखरी हुई जमालियात जो है वो कस्बे कस्बे, गांव गांव, अपनी नहरों, अपने देहातों, अपनी सकाफतों से जमा नहीं करता उनके रेजे और उसको नज़म में नहीं ले आता, तो वो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे आप जितनी थ्योरियां मर्जी नज़म में डाल लें, जो मर्जी फलसफे आप बगोर लें। मेरे ख्याल में शायरी जो होती है वो शायरी अपने खमीर से निकलती है, अपने अंदरून से निकलती है, और आप उसको खारिज से लाना चाहते हैं और मुसल्लत करना चाहते हैं अपनी जमालियात पर, तो वो ठुकरा दी जाती है। हमेशा ये आपका जिस्म जो है, आपका दिल जो है, आप इसके अंदर खारिज से जो चीज लाएंगे वो ठुकरा के निकाल देगा, और जो इसकी अपनी होगी वो उसको कबूल करेगा। मैं जदीद नज़म नगारों से यही कहना चाहूंगा कि वो जितना मर्जी, हमारे यहाँ एक अजमल साहब, एक बड़ी मुसीबत ये हुई है कि शायर ने शायर बनने की बजाय एक मुहक्कक और नक्काद और अक्लमंद बनने की कोशिश की है, यहाँ पे एक दानश्वर बनने की कोशिश की है। वो अव्वलीन उसकी जो जिम्मेदारी है एक शायर की, वो जिम्मेदारी उसकी जमालियात को पकड़ना है, हमारी जमालियात को पकड़ना है, और उसको शायर ही रहना है। अगर वो शायर की बजाय दानश्वर बनेगा तो दानश्वर तो बन जाएगा, शायर नहीं रहेगा। और बदकिस्मती से हमारे 99% शायरों ने यही काम किया है, वो चाहे कोई भी हैं। अभी मैं पिछले दिनों, हमारे यहाँ एक शायर है नज़म के, वहीद अहमद, बहुत उम्दा नज़म के शायर हैं, और उन्होंने बहुत वो पढ़े लिखे भी हैं, अंग्रेजी भी पढ़े हैं, लेकिन आप 8 से 10 नाम ले लीजिए, इससे ऊपर आपको नज़म का कोई शायर, हालांकि सैकड़ों लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वही नक्काली कर रहे हैं। कोई यूरोप की नज़म उठा लाता है, कोई फ्रांस की उठा लेता है, कोई कहीं की, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जमीन से उठी हुई ही नज़म हो। जी नातिक साहब, ये जायद अली भट्टी साहब हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप नातिक साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख के भेजिए ताकि मैं उसे पढ़ सकूं। ये जाहिद अली भट्टी हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं नातिक सर, ये सफीर लैला कहाँ से उठी, इस नज्म का पस मंजर क्या है? ये नज्म मैंने बहुत जगह पे कहा भी है। जब मैं मिडल ईस्ट की तरफ गया और वहाँ के बर्बाद हुए शहरों को देखा और बहुत सारे खंडरात को मैंने जांचा, तो एक जगह थी जहाँ पे हरी भरी घास उगी हुई थी और खंडरात थे, और ये शाम का इलाका था। तो मैंने वहाँ पे बैठा हूँ एक पत्थर पे, तो वहाँ पे एक पहला मिसरा मुझे मेरे दिमाग में आया, सफीर लैला यही खंडर है। तो ये
बस ये मिसरा मेरे दिमाग में घूमता रहा। उसके बाद आप देखिएगा कि इस नज़्म में जितने जितने इस्तारे और जितने तलाज़मात पेश किए गए हैं वो तमाम के तमाम मुशाहदाती हैं। उनके अंदर बिल्कुल ठीक है कि मैंने वो अपनी जो डिक्शनरी है, जो लुगत है, उसके हिसाब से इस्तेमाल किया है उसे, लेकिन आप जानेंगे कि इसके अंदर अरबों के पूरे शहरों के शहर और मिडल ईस्ट के शहर और हिंदुस्तान के बर्बाद होते हुए शहर और तहजीब और यहाँ के इन 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 लोगों की दिमागी और ज़हनी कैफियत जो हैं, वो मैं चूँकि पूरे एक मुशाहदे से ले चुका था और फिर वो बाद में वो जब मिसरा मेरे अंदर रिपीट करता रहा अपने आप को, उसके बाद मैंने इस नज़्म को इस्लामाबाद में कहा और पूरी शिद्दत के साथ कहा और रात 2-2, 3-3 बजे तक मैं बाहर फिरता रहता था इस्लामाबाद के पार्कों में। और इस्लामाबाद एक बहुत रोमानवी सा शहर है, तो उसके अंदर ये नज़्म हुई और बहुत सारे दोस्त इसके गवाह हैं। और इसमें इसको लिखते हुए मैं काफ़ी दिनों तक अपने आप में नहीं रहा, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन इसका तजर्बा जो है वो मेरे सैर-ओ-सफ़र और सियाहत और वो पूरे मुशाहदे और तारीख से आया है। जी। हाँ नातिक साहब, ये तस्नीम बाजी हैं, तस्नीम आबिदी साहिबा, ये आपसे पूछ रही हैं, नातिक साहब आपके बाद कौन काबिल जिक्र नसर निगार है? आप नसर निगार पूछते हैं या कहा फिक्शन ना कि निगार आप सबसे पूछते बड़े हैं? नसर निगार हैं इस वक्त, तो वो ये पूछ रही हैं कि आपके बाद कोई और है या नहीं है? बहुत सारे हैं और आ रहे हैं और लिखेंगे और वो मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है कि अगर इंसान मौजूद है इस धरती पर तो मेरे बाद क्या मुझसे कोई भी बड़ा आ सकता है। मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए उसको कुछ लाना तो पड़ेगा ना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको रद्द करता हूँ कि कोई नहीं है। जब तक इंसान पैदा होता रहेगा, एक के बाद दूसरा बड़ा आता रहेगा। अभी पाकिस्तान में अच्छी नस्ल लिखने वाले मौजूद हैं, बहुत मौजूद हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि जब हम कहते हैं कि मौलवी आज़ाद से बढ़कर अभी तक नसर नगार पैदा नहीं हुआ, तो इसकी तो कोई वजूहात तो होंगी, पैदा तो बहुत हुए। लेकिन अब मसला ये है कि ठीक है, मैं मान लूंगा कि ये मुझसे बड़ा नसर नगार है अभी जमाने में, लेकिन वो चीज पहले लेके तो सामने आए कि ये लो भाई, हमने आपको दे दिया। हाँ, मैंने पहले भी कहा है, अभी आज ही एक दोस्त हमारे जवेद अनवर साहब, उन्होंने मुझे अफसाने भेजे हैं, अच्छे अफसाने लिख रहे हैं। सैयद गुलजार हसनैन का एक दरियाब पे एक बहुत बड़ा अच्छा मजमून है, वो भी बहुत खूबसूरत है। जैद सैयद बहुत अच्छी नस्ल लिखते हैं। हमारे यहाँ शायर अदरीस बाबर हैं, वो बहुत उम्दा हैं। अख्तर उस्मान बहुत उम्दा शेर कहते हैं और बहुत ही अच्छी नज़में कही हैं उन्होंने। लेकिन मसला ये है कि अब नसर का मामला उस हद तक लेके कोई आएगा सामने तो मानेंगे ना। ऐसे तो मैं मानने वाला नहीं हूँ कि वो आके कहे कि ये देखिए ये मैंने लिखा है और आप इसको कह दीजिए ये कि फरतुल्लाह बेग से बड़ी नसर है, तो वो तो बहुत मुश्किल बात होती है। वो तो फिर उसे वो पूरा मुतालिया करना पड़ेगा। हाँ, तो नातिक साहब एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और मैंने भी कुछ तैयारी की थी, तो इक्का दुक्का चीज़ें मेरी भी शामिल हो जाएं और बाकी लोगों की तो हम शामिल कर ही रहे हैं। ये इस वक्त एक तरह से शायरी और ख़ास तौर से गज़ल का एक बहुत तवील एक सिलसिला है कि गज़ल के ज़रिए लोगों तक बात आसानी से पहुंच जाती है, लोगों को दो मिसरे आसानी से याद भी रहते हैं। इन सब के बाद जब हमारे यहाँ फिक्शन आया, हमारे यहाँ नॉवेल लिखे गए, अफसाने लिखे गए, तो उनको भी खूब पढ़ा गया। और एक वो ज़माना है जब बेदी, मंटो, कृष्ण चंद्र ये सब लोग अपने अपने अफसाने लिख रहे हैं, और एक ये अहद है जिसमें अली अकबर नातिक हैं, सैयद मोहम्मद अशरफ थोड़े से आपसे सीनियर हैं, खालिद जावेद हैं, और पाकिस्तान में हमीद शाहिद हैं, या बहुत सारे लोग फिक्शन लिख रहे हैं। तो क्या ये हमीद आपको शाहिद लगता का है, नाम किस इमरे में लिया आपने? आपको क्या नातिक भाई ऐसा लगता है कि इस अहद में नॉवेल या फिक्शन ज्यादा लिखा जाना चाहिए या शायरी? ये अहद शायरी के लिए ज्यादा मौजूद है या फिक्शन के लिए? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि ये दोनों चीजें ज्यादा लिखी जाएं, लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताऊं
कि हमारी इफ्तिखार आरफ और ज़फ़र इकबाल के बाद गज़ल के अगर शायर हम देखें, जेन्युइन शायर देखें गज़ल के, तो हमें 2-4 नामों के अलावा कहीं नज़र नहीं आता कोई और आदमी। मसलन मैं पाकिस्तान में गिनवा सकता हूँ, कुछ नाम हैं, अख्तर उस्मान का नाम है, अदरीस बाबर का नाम है, शहाब सफदर का नाम है, इसी तरह से चंद एक नाम हैं जिनके आप इफ्तिखार आरफ साहब और ज़फ़र इकबाल साहब तो अभी मतलब हमारे ज़माने से आगे के दोस्त हैं। इसी तरह आप हिंदुस्तान में देखें तो हिंदुस्तान में मुझे वो आपका दोस्त, मुझे तो वो कभी अच्छा शायर नहीं लगा, वो क्या उसको फरत एहसास कहते हैं जिसको, तो वो बाकी तो नसर में अलबत्ता बहुत नाम हैं। मीर अशफाक है आपके यहाँ, सैयद मोहम्मद अशरफ है आपके यहाँ, और यहाँ पाकिस्तान में भी मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ। लेकिन देखिए जब आप बड़े लोगों का ज़िक्र करते हैं तो वो चंद एक ही होते हैं। अलबत्ता मुझे ये ज़रूर है कि शायरी तो यहाँ पाकिस्तान में कोई 8-10 हज़ार शायर होगा। आपके यहाँ भी उधर काफ़ी शायर होंगे। नसर लिखने की कोशिश नहीं लोग करते। और मेरे ख़्याल में शायरी जो है वो बहुत कोशिश करने से नहीं आती। अलबत्ता नसर बहुत कोशिश करने से आ जाती है। जी। तो नसर के लिए मुतालिया चाहिए, शायरी के लिए एक खुदाई विजदान चाहिए। और वो विजदान जो है वो अगरचे मुतालिया मांगता है, लेकिन उसके लिए आपको खुदा की तरफ से एक पूरी स्पिरिट चाहिए। नसर के लिए आपको तजर्बा, मुशाहदा और मुतालिया जो है वो आपका साथ देता है, और उसके लिए तो हमें नसर की तरफ बहुत शदीद ज़रूरत है, उसकी आना चाहिए। और ये थ्योरियों से, और एक बात मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी नसर लिखने वाले को हरगिज़ ये नहीं कहना चाहिए कि वो तनकीद पढ़े, वो सिर्फ तख्लीकी नसर पढ़े। तख्लीकी नसर पढ़ने की ज़रूरत है, उसे तनकीद पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं उसको कंडेम करूँगा जो तनकीद पढ़ने की तरफ बहुत ज़ोर देगा। बाद में जब वो तख्लीक को देख लेगा, तख्लीकी सतह पे आएगा, तो उसे तनकीद पढ़नी चाहिए। जी। वो तनकीद का उसका मरहला बाद का है, बहुत बाद का मरहला है। जी। नातिक साहब, तो नसर लिखने की बहुत ज़रूरत है। चूँकि इंटरव्यू हमने बहुत लेट शुरू किया, कनेक्ट बहुत लेट से हो पाए, और ये एक हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं वसीम, मोहम्मद वसीम। आपको याद होगा कि रेख्ता के लिए जो हमने इंटरव्यू किया था वो उन्होंने ही शूट किया था, उन्होंने ही एडिट किया था। तो ये उन्होंने ही हमें बताया कि ये एक सिलसिला ये भी है कि फेसबुक से इस तरह भी जुड़ा जा सकता है। तो आज भी मैं बार बार व्हाट्सएप पे उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा था जब आपसे हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो नातिक साहब, सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, और इन सवालात के जवाब, चूंकि ये हमेशा फेसबुक पे रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा, तो आप इनके जवाब लिख के उसके नीचे देते रहिएगा। चूंकि इंटरव्यू बहुत लेट शुरू किया है हमने, अब आखिर में हम कुछ आपसे सुनना चाहेंगे। आपकी कोई नज्म, अगर आप सफीर लैला, तो वो तो बहुत तवील नज्म है, अगर उसके कुछ हिस्से सुना दें आप, तो इसी पे हम इंटरव्यू को खत्म करेंगे, और इस वादे के साथ कि बहुत जल्द हम दोबारा लाइव होंगे आपके साथ भी। नहीं, अब तो मुझे पता चल गया कैसे लाइव होना है। अब आसानी से हो जाएगा। और जी, और मैं एक तो सब दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि हमें, मेरे ख्याल में अदबी तौर पे जितनी रंजिशें एक दूसरे के साथ, वो एक कम से कम उर्दू अदब को प्रमोट करने के लिए वो रंजिशें एक तरफ वो रखें ज़रूर, लेकिन अदब के मामले में उनको सदे राह ना बनाएं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि आप हमें चाहिए कि किसी के खिलाफ जो है अदबी बदयांती न करें, ये बहुत बड़ा जुर्म है, और इससे हमारा अपना नुकसान है। हम किसी की बुरी तरीन चीज़ को बहुत अच्छा न कहें, और किसी की अच्छी चीज़ को इसलिए नज़रअंदाज न कर दें कि वो बंदा आपको पसंद नहीं, उसकी तबीयत आपको पसंद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में ऐसा बहुत बड़े-बड़े जुर्म हो रहे हैं इस तरह के, और इसी ने हमारी तबाही अदब की है, और इसी चीज़ ने हमारी तमाम बातें जो हैं उनको अदब के मुतल्लिक़ जो है बहुत नुकसान पहुँचाया है। अब ज़रा सफीर इस लैला पर से मैं कुछ सुनाइए तमाम नातिक भाई। अदीबों को, नक़ादों को ये जी? सफीर लैला से कुछ
सफीर लैला यही खंडर हैं जहां से आगाज दास्तां है। वाह। सफीर लैला यही खंडर हैं जहां से आगाज दास्तां है। जरा सा बैठो मुझे बताओ, जरा सा बैठो तो मैं सुनाऊं फसील करिया की सुर्ख पत्थर और उन पे अजदर निशान बुर्जें गवाह वाह करिया वाह की वाह अजमतों की। वाह। सफीर लैला यही खंडर हैं जहां से आगाज दास्तां है। जरा सा बैठो तो मैं सुनाऊं फसील करिया के सुर्ख पत्थर और उन पे अजदर निशान बुर्जें गवाह करिया की अजमतों की। चहार जानब नखील तूबा और इनमें बहते फरामा चश्मे, बुलंद पेड़ों के ठंडे साए थे, शाख जैतून इसी जगह थी। यही सतूं थे जो देखते हो पड़े हैं मुर्दा गिदों के मानिंद, उठाए फिरते थे इनके शाने अजीम कसरों की संगी सक़फ़े, उठाए रखते थे इनके शाने अजीम कसरों की संगी सक़फ़े। यही वो दर हैं सफीर लैला कि जिनके तख्ते उड़ा दिए हैं दिनों की आवारा सरसरों ने। यहीं से गुजरी थी सुर्ख ऊंटों की वो कितारें कि उनकी पुश्तें सनूबरों के सफेद पालान लेके चलती, उठाए फिरती जवान परियों के महमलों को। यह सहने करिया है इस जगह पर घनी खजूरों की सब्ज शाखें फलक से ताजा फलों के खोशे चुरा के भरती थी पहलुओं में। सफेद पानी के 100 कुएं यूं भरे हुए थे कि चौड़ी मशकों को हाथ भर की ही रस्सियां थीं। शुमाले मज़ाफ़-ए-क़रिया में सफेद पानी के 100 कुएं यूं भरे हुए थे कि चौड़ी मशकों को हाथ भर की ही रस्सियां थीं। मज़ाफ़-ए-क़रिया में सब्ज़ा गाहें और इनमें चरती थी फरबा भेड़ें। शुमाल करिया में नील गायें मज़ाफ़े शुमाल करिया में नील गायें मीनारे मस्जिद से देखते थे। परे हजारों कबूतरों के फसील करिया से गुंबदों तक परों को जोरों से फड़फड़ाते थे और सहनों में दौड़ते थे। यही था सब कुछ सफीर लैला, इसी जगह पर जहां बबूलों के खार फिरते हैं चूहियों की सवारियों पर, जहां परिंदों को हौल आते हैं राख उड़ती है हड्डियों की। यही वो वहशत सरा है जिसमें दिलों की आंखें लरज रही हैं। सफीर लैला तुम आज आए हो तो बताऊं, तेरे मुसाफिर यहाँ से निकले उफक के पर्वत से उस तरफ को, वो ऐसे निकले कि फिर ना आए। हजार कोहना दुआएं गरचे बुजुर्ग होंठों से उठ के बामे फलक पे पहुंची मगर ना आए। और अब यहाँ पर न कोई मौसम, न बादलों के शफीक साए, न सूरजों के सफेद परतों, फकत सजाएं हैं ऊंग भरती करीश चेहरों की देवियां हैं। सफीर लैला यहाँ जो दिन है वो दिन नहीं है, यहाँ की रातें हैं बेसितारा, शहर में कोई नमी नहीं। वाह वाह वाह। ये पहला उसका हिस्सा है। और मैं एक छोटी सी नज्म आपको, एक जदीद नज्म जो अभी मैंने हाल ही में लिखी है वो सुनाना चाहूंगा। वो आपको सुना क्या है वो चांद। ये एक मैंने इन नज्मों से अलग एक नई एक नज्म, इसमें भी वही अबहम है जो मीरा जी का वो आया है, तो वो इसमें आपको मैं सुनाना चाहूंगा। किसने चांद की शाखें काटी तन्हाई के आरे से, किसने चांद की शाखें काटी तन्हाई के आरे से, किसने सूरज का फल तोड़ा गोपिया मार अशारे थे। किसने चांद की शाखें काटी तन्हाई के आरे से, किसने सूरज का फल तोड़ा गोपिया मार अशारे थे। कौन था प्यासा दोपहरों में धूप का पानी पीने वाला, कौन था प्यासा दोपहरों में धूप का पानी पीने वाला, सुबह की आंख में जीने वाला, उल्टी सोच का पाला शायर कलगी वाला। राम करे जब नारी निकले एक मूरत के मंदिर से,
राम करे जब तारा झांके कच्चे मन के अंदर से, राम करे जब घंटी बाजे सीता रूप की जोरों से, राम करे जब दीवा जागे लम्स कमल के पोरों से, वाह शायर दिल की नाप रख कर नोक कलम की फेरेगा, नागमणि की देवदासी को गंगा जलों में घेरेगा, गंगा जलों में तैरते दीवे तह में किरणें बो देंगे, एक भंवर में डूबता सूरज गहरे पानी रो देंगे, वाह तौबा तौबा करते मांझी कश्ती आप डुबो देंगे, चौड़े बजरे ढूंढ निकले अपने तख्ते खो देंगे, कोई सितारा डुबकी मार के पहली सांस उछालेगा, कोई नजर की तह में बैठा मोती लाल उठा लेगा, कोई परिंदा सोने परों का चांदी रूप उड़ा लेगा, शायर बहते आप पे चलता ताली आप बजा लेगा, मौज में पांव डालेगा रक्स को लहर बना लेगा। शुक्रिया। वाह 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 वाह, क्या कहने नातिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने नातिक अली अकबर नातिक की बातें भी सुनी और उनकी शायरी भी। ये गुफ्तगू और तवील हो सकती थी, असल में हम पहले ही 1 घंटा लेट हैं और हमने बहुत लेट से कोशिश की। अब आसानी ये है कि नातिक साहब चूँकि हमारे सेलिब्रिटी हैं, अब कभी बीबीसी वाले या दुनिया की कोई भी बड़े से बड़ा चैनल आपको लाइव करना चाहे तो ये तरीका है जो हमने आज आपको बताया है, इस तरह लाइव होता है। अगली बार जब हम आप लाइव ये तो उम्मीद है कि परेशानी नहीं होगी। अगली बार जब हम ये नातिक भाई आपसे बात करेंगे तो बहुत जल्द कनेक्ट हो जाएंगे। आपके उन दोस्त का भी शुक्रिया जो आपके पास बैठे ये हैं, जो कुछ बाद में साल आए। पिछले साल जब ओमपुरी साहब जिंदा थे, ओमपुरी साहब जिंदा थे, तो यहाँ के और वहाँ के बीबीसी वालों ने हम दोनों को लाइव लाने की कोशिश नहीं की, नहीं तो और हुआ ये कि जब भी हम लाइव होते थे और इसी तरह से कट जाते थे, तो जब बीबीसी जी जैसे जी बड़े जी जी अदारे लाइव प्रोग्राम में ये गड़बड़ कर जाते हैं, असल और में हम क्या चीज है जी जी उनको। असल में हम हमें जो परेशानी हुई, हमें और आपको, वो तो हुई ही, क्योंकि हमारा काम ही यही है और आपसे हमें बात करनी थी। लेकिन वो हमारे दोस्त जो बार बार हमारे साथ लाइव आ रहे थे, वो भी इस अजियत से गुजर रहे थे, बार बार हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, बार बार डिलीट कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं, जैसे लियाकत जाफरी साहब हमारे खैर उस्ताद हैं, ये वाकिफ हैं वसीम के नाम से, मोहम्मद वसीम, इन्होंने ही ये सब कुछ करके दिया और इन्हीं की वजह से ये मुमकिन हो पाया। लियाकत जाफरी साहब की गजलें मुझे बहुत पसंद हैं, अगरचे जफर इकबाल के रंग में हैं और बहुत रंग में हैं। तो नातिक साहब, बहुत सारे तो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में ही वो पूछ लिया था कि आपको गुस्सा क्यों आता है, तो वो आपने बता भी दिया। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आप इसी इंटरव्यू के नीचे कमेंट बॉक्स में आप देते रहिएगा। नातिक भाई, देखिए, मैं बहुत आपको इसका एक जवाब मैं आपको दे देता हूँ छोटा सा। जी वो ये है कि ये मेरी मजबूरी है, इसलिए कि मैं बहुत दफा कोशिश की है और तहिया किया और कसम खाई है कि इस बात पर अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं बोलूंगा। जी लेकिन हुआ ये कि जब भी कोई बात हुई तो सबसे पहले वो सब कसमें वसमें भूल के वो मैं ही बोलता हूँ। तो मेरे ख्याल में जिसके अंदर दर्दमंद दिल मौजूद है, जी अगर उसे गुस्सा नहीं आएगा तो मुझे नहीं पता कि जी खुदा जी जानता है वो किसे गुस्सा जी आएगा। नातिक भाई जी जब हमारे मुआशरे में इतना कुछ हो रहा है तो मैं क्या करूं गुस्सा ना आए। जी लेकिन इस गुस्से ने अगर किसी का जाती नुकसान कभी किया है तो वो मुझे बता दे। जी मैं यहाँ बैठा हूँ, जी मैंने जी आज तक किसी से नहीं, गाज नहीं किया, आज वहां तक तक तो किसी आप को पहुंचने ही नहीं देते जाती ना। नुकसान नहीं दी। आप तो दो बातों के बाद आदमी को ब्लॉक कर देते हैं, आप वहां तक तो बात पहुंचने ही नहीं देते। खैर नातिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत जल्द हम दोबारा लाइव होंगे। बहुत सी बातें हैं आपसे करने मैं की। सबसे ज्यादा अपने कारीन का शुक्रगुजार हूँ, वो इतने मोहब्बत करने वाले और इतने जी दोस्त हैं कि मैं मेरी तरफ से उन सब कारीन को मेरा सलाम कहिए और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं। जी ये मैं थे अपने अली कारीन अकबर से ज्यादा सियाना नहीं हूँ, जी ये थे दोस्तों, ये थे मैं उनसे मोहब्बत करने अली वाला। अकबर नातिक साहब, जिनको आज हम सुन रहे थे और इनकी चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं और हमें पढ़ते रहना चाहिए और इनको सुनते भी रहना चाहिए।
हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, उर्दू के और अदीब और शायर और उर्दू के अहम नाम, उनको भी कोशिश करेंगे कि इस लाइव सीरीज में इसका हिस्सा बनाया जाए और बातचीत की जाए, बहुत सी चीज़ें जानने और समझने की कोशिश की जाए। लेकिन इसकी इब्तदा के लिए जब हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान में नज़र दौड़ाई तो हमें लगा कि अली अकबर नातिक से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और शुरुआत, जैसा कि सालिम सलीम हमारे दोस्त हैं, उन्होंने लिखा कि इब्तदा बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह आगे का सफ़र भी बहुत अच्छा होगा। नातिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप तमाम लोगों का जो हमारे साथ बने रहे।